हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। एंड आज हम डिस्कस कर रहे थे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आती हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश जो पावर का एक्सपेंशन होता है इंडिया में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया में, जैसे बंगाल, मैसूर, देन पंजाब, तो यहाँ पर इनका क्या हिस्ट्री रहा है और वो इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड पॉइंट्स क्या हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल को। ओके तो ये मैप आप देख सकते हो यहाँ पर, जिस तरीके से हम बंगाल रीजन में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया, यहाँ पर अपनी सुपरमेसी को इस्टेब्लिश किया था जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसके बाद से। तो इसको ही हम टारगेट करेंगे आज। तो इसमें जब हम बंगाल की बात करते हैं कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी सुपरमेसी वहाँ पर कैसे होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, सबसे पहला नाम आता है कि वहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम कैसा चल रहा था। तो मुर्शीद कुली खान का नाम आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं आपको कोशिश करूँगी बताने की कि क्या क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो मुर्शीद कुली खान जो बंगाल के सूबेदार थे, गवर्नर थे, 1717 में अपॉइंट किया गया था किसके द्वारा? फारुखशियार, जो मुग़ल अम्पायर थे उस टाइम पे। तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुर्शीद कुली खान को एज अ सूबेदार या गवर्नर किसने अपॉइंट किया था? तो ये थे आपके मुग़ल एम्परर फारुखशियार। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जिसको मुग़ल किंग ने इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया था? तो ये थे मुर्शीद कुली खान। ये ध्यान रखना है आपको। इंडिपेंडेंटली मतलब इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं था। यहाँ तक अभी इस टाइम पीरियड तक ब्रिटेन की जो सुपरमेसी थी वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर अभी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेड कर रही थी, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी राज किसका चल रहा था? मुग़ल किंग का चल रहा था। तो फारुखशियार ऐसे मुग़ल किंग थे जिन्होंने अब इंडिपेंडेंटली लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल को अपॉइंट किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है और अदर स्टेट पीसीएस में पूछा गया है इसको। देन ग्रांट ऑफ गवर्नरशिप ऑफ ओडिशा 1719 में फारुखशियार के द्वारा फिर मुर्शीद कुली खान को दे दी जाती है। एंड ये लास्ट गवर्नर यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, इस पॉइंट के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुर्शीद कुली खान से पूछा जाता है, वो है ट्रांसफर्ड ऑफ द कैपिटल। जो बंगाल की कैपिटल थी उसको ढाका से कहाँ पर कर दिया? मुर्शिदाबाद से, राइट। तो अभी मुर्शीद कुली खान ने क्या किया कि जो बंगाल की कैपिटल थी, राजधानी थी, उसको ढाका से कहाँ शिफ्ट कर दिया? मुर्शिदाबाद में। और इसके पीछे कारण था, लॉजिक था। मुर्शीद कुली खान को लगा कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इससे दूर रहकर अपना पावर को फिर से स्ट्रेंथन करेगा, राइट। ये सब उसकी पर्पज़ एंड स्ट्रैटेजी थी। तो ये थे मुर्शीद कुली खान के पॉइंट जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसी सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट फिगर आता है गवर्नर के रूप, जो बंगाल के गवर्नर है उसके रूप में, वो है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये ऐसा गवर्नर ऑफ द बंगाल बनने के लिए इन्होंने 2 करोड़ की घूस दी थी मोहम्मद शाह को, जो मुग़ल किंग थे उस टाइम पे। तो इन्होंने 2 करोड़ रुपए अपनी पोजीशन को लीगलाइज्ड करने के लिए पे किया था मोहम्मद शाह को, जो मुग़ल किंग थे, और ये फिर इस तरीके से गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं। तो अली वर्दी खान के बारे में एक और स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसने कहा यूरोपियंस को हनी बीज, जो मधुमक्खी का छत्ता है ना, उसके साथ कंपेयर किया था। तो ये अली वर्दी खान ही थे। अली वर्दी खान ने कहा कि जो यूरोपियंस हैं ना, ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे हैं, हनी बीज के जो छत्ते होते हैं ना वो उनके जैसे हैं। अब इसका क्या लॉजिक था? तो अली वर्दी खान ने कहा कि अगर यूरोपियंस को आप ना छेड़ो तो आप इनसे हनी निकाल सकते हो, मतलब अपना फ़ायदा उठा सकते हो इनका बिना छेड़े हुए। लेकिन अगर आपने इन्हें छेड़ दिया यूरोपियंस को, राइट, तो ये क्या करेंगे? आपको काट काट के मार डालेंगे, बेसिकली आपके पीछे पड़ जाएंगे जब तक आपको ख़त्म नहीं कर देंगे, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो यहाँ से पूछी जाती है। नेक्स्ट इसी सीरीज़ में आगे चलकर आता है एक इम्पॉर्टेंट और नाम गवर्नर ऑफ द बंगाल में, वो है सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला
जब गवर्नर ऑफ बंगाल थे तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट पॉपुलर हुआ था, जैसे जो ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी? 20 जून 1756 में, 1756 में। और एक ब्रिटिशर थे J.Z. हॉलवेल, जिन्होंने कहा जो 20 आउट ऑफ 146 इंग्लिश प्रिजनर्स में 23 लोग सरवाइव किए थे, ये उनमें से एक थे। और इन्होंने कहा कि क्या हुआ कि एक कमरे में 146 इंग्लिश प्रिजनर्स को बंद कर दिया गया था और वो आउट ऑफ सफोकेशन मर जाते हैं। तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी थी जो सिराजुद्दौला के दौरान हुई थी। और सिराजुद्दौला के टाइम पे एक ट्रिटी ऑफ अलीनगर हुई थी जो 2 जनवरी 1756 को हुई थी। ये किसके बीच में? सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। तो ये जो ट्रिटी ऑफ अलीनगर है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसकी डेट पूछी जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इसी सीरीज़ में आएगा आपका बैटल ऑफ प्लासी, जो हमारा बंगाल में ब्रिटिश एक्सपेंशन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बैटल ऑफ प्लासी से। तो बैटल ऑफ प्लासी से सबसे इम्पॉर्टेंट तो डेट है आपकी 23 1757, ये डेट पूछी जाती है। अब बैटल ऑफ प्लासी कोई ऐसा सच बैटल नहीं हुआ था, इसको एक षड्यंत्र का नाम दिया गया था अगेंस्ट द नवाब। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था नवाब के खिलाफ, जो आपका सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का, उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। ओके, और इस आधार पर इस षड्यंत्र पे कमज़ोर करने की कोशिश की गई और एक बिगिनिंग हुई थी ब्रिटिश अम्पायर की या ईस्ट इंडिया कंपनी की, यहाँ से शुरुआत होती है। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या इंपॉर्टेंट है? डेट इंपॉर्टेंट है 23 जून 1757, इसे याद कर लें। किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। इंडिया की तरफ से आपके सिराजुद्दौला जो बंगाल के गवर्नर थे। ओके, अब यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है रॉबर्ट क्लाइव के हाथों। ओके, तो अब यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव है ये रियल फाउंडर है ब्रिटिश एम्पायर का इन इंडिया, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी एक प्लेग्राउंड बना देता है यहाँ से ब्रिटेन, जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी सुपरमेसी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सुपरमेसी शुरुआत होती है। 2 की डिसाइसिव रोल बैटल ऑफ बक्सर ने किया था, लेकिन रूट्स किसने बना दी थी? बैटल ऑफ प्लासी ने। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बोला जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ नोन एज अ हेवन बॉर्न जनरल। सो हेवन बॉर्न, एक मिनट गैस, यस। सो हेवन बॉर्न जनरल आपका रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जीएस में। और जो ये हम इसे कह रहे हैं कि ना ये कॉन्स्पिरेसी थी या षड्यंत्र था अगेंस्ट दी सिराजुद्दौला, तो ये क्लाइव ने बहुत चालाकी दिखाई। यहाँ पे क्लाइव ने क्या किया, जो सिराजुद्दौला के जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काम कर रहे थे, जैसे मीर बख्शी कौन था? मीर जाफ़र था जो मिलिट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, देन मनिक चंद था। इस तरीके से कई सारे ऑफिसर्स थे जिसको क्लाइव ने क्या किया, चालाकी से अपने साथ मिला लिया। तो सिराजुद्दौला के जब बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था तो ये सारे लोग जो मीर जाफ़र, मनिक चंद, जो सिराजुद्दौला के आदमी थे, ये बैटल में तो जाते हैं इसके साथ, लेकिन ड्यूरिंग द बैटल ये इसको धोखा देते हैं। दे बिट्रेड द नवाब, राइट। और इस तरीके से जो सिराजुद्दौला है वो युद्ध में हार जाता है रॉबर्ट क्लाइव के हाथों। तो कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या हुए थे बैटल ऑफ प्लासी के? यहाँ पर इट बिगिन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी ओवर इंडिया। ओके, इस तरीके से ब्रिटेन ने क्या किया, एक अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दी, अपने आप को कंसोलिडेट, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था यहाँ पर। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की राइट टू फ्री ट्रेड इन्हें मिल गया था कि फ्री, इन्हें एक तरीके से फरमान जारी हो गया, फ्री ट्रेड कर रहे थे। जमींदारी मिल गई 24 परगनास की। तो इस इवेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की ब्रिटिश कंपनी को इंडिया में अपनी जड़ें जमाने के लिए। ओके, तो अब इन्होंने यहाँ पर आकर फिर से अपना जो गवर्नर बनाएंगे वो मीर जाफ़र को बनाते हैं।
अपना पपेट के रूप में बैठाते हैं बंगाल का, लेकिन ये उतना फ्रूटफुल इनको नहीं समझ में आता कि जो मीर जाफ़र है, जितना इन्होंने सोचा था कि ये बहुत स्मार्ट होगा और जो ब्रिटिश सुपरमेसी है उसको कंसोलिडेट करने पे हेल्प कर मिलेगा, लेकिन मीर जाफ़र उतना फ्रूटफुल नहीं इनके लिए साबित होता। तो ये इसे हटाकर मीर कासिम को जो गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ओके, तो अब मीर कासिम जब आते हैं सत्ता में एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल, तो ये अपनी असलियत दिखाना शुरू करते हैं, राइट। तो ब्रिटिशर्स को लगा भाई हम इसको हटाकर हमने इसको बैठाया, इसने तो अपना ही गेम चलाना शुरू कर दिया। मीर कासिम ने क्या स्टेप्स लिए थे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने सबसे पहले कैपिटल शिफ्ट की, कहाँ से, मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गवर्नर ऑफ द बंगाल ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। तो ये थे आपके मीर कासिम भाई। ओके, अब ये क्यों शिफ्ट की थी? पर्पज़ ये था कि जो ब्रिटिश पावर है इससे थोड़ा दूर रहो, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, अपने आप को मजबूत करो, मिलिट्री इकट्ठा करो, वेपन इकट्ठा करो, ताकि हम जो यूरोपियन पावर थी उसके खिलाफ लड़ सकें और जीत सकें। तो इसने मीर कासिम भाई ने चालाकी दिखाना शुरू की। ओके, और सबसे ज़्यादा ये नाराज़ था ब्रिटिशर्स के साथ कि जो दस्तक एक डॉक्यूमेंट था जिसमें फ्री ड्यूटी पास कहा जाता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो फ्री ट्रेड कर रहे थे, मतलब इन्हें कोई ड्यूटी कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। ओके, जो वहाँ का गवर्नर था उसे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इस दस्तक का मिसयूज़ कर रहे थे ये। ओके, तो यहाँ पर ये इस चीज़ से नाराज़ था और इसने प्लान किया कि भाई हम इनके खिलाफ लड़ाई करेंगे। अब यहाँ पे शुरुआत होती है इसी तरीके से बैटल ऑफ बक्सर की। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764। पूरी एग्ज़ाम में, जैसे आप एसएससी के एग्ज़ाम्स देख लें या पीसीएस के एग्ज़ाम्स देख लें, पूरी डेट पूछी जाती है, तो इसलिए आपको कोशिश करना है पूरा डेट रटने का, जैसे 22 अक्टूबर 1764 में। तो बैटल ऑफ बक्सर बेसिकली किसके किसके बीच में होता है? एक तरफ होती है इंग्लिश आर्मी जिसको लीड किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा, जो लीड कर रहे थे। दूसरी तरफ कंबाइंड फोर्स थी जिसको मीर कासिम ने बनाया था। मीर कासिम जाते हैं शुजाउद्दौला के पास में, शाह आलम दोती के पास। शुजाउद्दौला कौन थे? ये थे अवध के नवाब, और जो शाह आलम दोती थे ये दिल्ली के रूलर थे, एक तरीके से ये मुग़ल एम्परर थे। ओके, तो मीर कासिम ने यहाँ पे क्या किया? मीर कासिम ने एक कंबाइंड फोर्स बनाने की कोशिश की जिसमें खुद था मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, इसमें इसने मिलाया शुजाउद्दौला को जो अवध का नवाब था और शाह आलम दोती को जो मुग़ल एम्परर था। इस कंबाइंड फोर्स ने लड़ाई की हेक्टर मुनरो की सेना के साथ में, और फाइनली क्या होता है, जो हेक्टर मुनरो है ये जीत जाता है, एक तरीके से ब्रिटिश पावर जीत जाती है और कंबाइंड फोर्सेस ये हार जाती हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन जो पावर थी यहाँ पर उसमें। और बैटल ऑफ बक्सर एक तरीके से क्या बनता है, एक डिसाइसिव बैटल बन जाता है, जिसके बाद जो ब्रिटिश पावर है इंडिया में स्टैब्लिश हो जाती है। ओके, तो अब इसमें से यहाँ पर डेट पूछी जाती है, इसे याद रखना है। कंबाइंड फोर्सेस कौन कौन था ये ध्यान रखना है। इंग्लिश आर्मी को किसने लीड किया था ये भी पूछा जाता है, हेक्टर मुनरो, इसे भी याद रखना है। तो ये युद्ध में जब हेक्टर मुनरो जीत जाता है, कंबाइंड फोर्सेस हार जाती हैं, तो भाई एक ट्रिटी होगी ना कंक्लूजन के लिए। युद्ध के बाद एक ट्रिटी होगी जिस पे कंक्लूजन निकाला जाएगा। कुछ डिमांड होंगी इंग्लिश आर्मी की कि हम भाई जीत गए हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है आपको माननी पड़ेंगी। तो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त और एक दूसरी होती है 16 अगस्त को 1765 में, 1765। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन में पूछा जाता है, जीएस के क्वेश्चन में, ये पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा गया है ये। तो यहाँ पर इस ट्रिटी में जो शाह आलम दोती था, भाई ये मुग़ल एम्परर था ना, बाकी तो सब नवाब थे अपने अपने क्षेत्र के। मुग़ल एम्परर के रूप में कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? शाह आलम दोती। तो शाह आलम दोती ने जो दीवानी राइट्स थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, वो किसको दिया? यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद के तहत 1765 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव।
रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल में इंट्रोड्यूस किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस गवर्नर ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल को इंट्रोड्यूस किया था। ये थे रॉबर्ट क्लाइव। और इसको ख़त्म किसने किया था, बाद में जाकर एंड किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में। तो ये दो क्वेश्चन ध्यान रखें, स्टार्टेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, एंडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग। कौन? डुअल गवर्नमेंट। अब हम थोड़ा सा डुअल गवर्नमेंट को समझ लेते हैं यहाँ पर। सो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद ट्रीटी के बाद से इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में, इसमें क्या था, मेन जो टॉप अथॉरिटी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब ये ब्रिटिश पावर थी, राइट। लेकिन इसमें से इन्होंने दो नवाब को अपॉइंट किया था। एक थे मोहम्मद रजा खान फॉर बंगाल, दूसरा था रजत सिताब राय फॉर बिहार। अब यहाँ पर जो दीवानी राइट्स हमने देखा, आलम शाह से दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा मिल गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो दीवानी राइट्स जो रेवेन्यू कलेक्शंस थे और निज़ामत राइट्स, ये दोनों किसके पास थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, मतलब अथॉरिटी थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय तक इतनी पावरफुल तो हुई नहीं थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तो बना नहीं पाई थी ये, राइट, जैसे बाद में इन्होंने बनाया। तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ना तो मैन पावर था, ना ही कोई ऐसा प्रॉपर सिस्टम बन पाया था कि ये दीवान रेवेन्यू भी कलेक्ट कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर लें। तो डुअल गवर्नमेंट ये हुआ कि इन्होंने अथॉरिटी अपने पास ली कि भाई अप्रूव हम ही करेंगे, एलोकेट हम ही करेंगे सर्विसेज को, अप्रूव हम ही करेंगे हर डिसीज़न को या हर एक ऑर्डर को। लेकिन काम कौन करेगा? जो ये बंगाल के इन्होंने जो यहाँ पर नवाब बनाए थे, डेप्यूटी नवाब बनाए थे, रज़ा सिताब राय को एंड मोहम्मद रज़ा खान को। ओके, तो ये सिस्टम को डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कहा गया, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे ये मिलकर काम कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पे सुपरमेसी किसकी थी? ब्रिटिश की। तो जो बैटल ऑफ बक्सर है, इट इज़ नोन एज अ मोस्ट डिसाइसिव बैटल, और इससे शुरुआत होती है सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना बैटल ऑफ प्लासी में एंड बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ प्लासी एक तरीके का षड्यंत्र था, वहाँ से ब्रिटिश एम्पायर ने अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू किया था, जड़ें जमाना शुरू किया था। लेकिन एक्चुअल जड़ें कब जमी थी? जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ। और ऐसा क्यों कहा जाता है, डिसाइसिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो दीवानी राइट्स इन्हें मिल गए थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के, राइट। पहले तो अभी तक इनके पास फ्री ट्रेड करने का दस्तक होता था, फरमान होता था। अब इन्हें दीवानी राइट्स मिल गए, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए। गेटिंग इट? तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये था डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम। सो आई होप कि जो बंगाल का हम सिस्टम पढ़ रहे थे आज, हम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से यहाँ पर अपने आप को जड़ें जमाई बंगाल में, वो आपको समझ में आया होगा, राइट। तो हमने बंगाल वाला रीज़न समझ लिया कि ब्रिटिश पावर का एक्सपेंशन कैसे हुआ यहाँ पे, राइट। ट्रिटी ऑफ अलीनगर, फिर देन बैटल ऑफ प्लासी, देन बैटल ऑफ बक्सर, देन ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये हमने पूरी जर्नी यहाँ पर समझ ली। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे रिपीट मोड में आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैसूर का। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।